नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोटा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारे साथ में सूरत के जाने माने फर्म केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के ओनर रितेश जी जैन आज हमारे साथ में। हम रितेश जी से जानेंगे कि इनकी फर्म की शुरुआत कैसे हुई, आज जिस मुकाम पर है ये कैसे पहुंचे। जी रितेश जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कपड़ा कारोबार। धन्यवाद जी रितेश जी, क्या कहोगे, कैसे शुरुआत हुई केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की और आज जिस मुकाम पर है कैसे ये सब संभव? जी आपको मैं बता देता हूँ, 1977 में हम लोगों ने यहाँ पे कपड़ा कारोबार के लिए हम लोग यहाँ पे कपड़े के लिए आए। धीरे धीरे हम लोगों ने कपड़ा बनाना शुरुआत किया। हम लोग पहले शुरुआत के अंदर प्लेन कपड़े जो सूरत में चलते थे वो बनाते थे, फिर फैंसी रेंज बनाना शुरुआत की। उस जमाने में हम लोगों के पास में जो हमारा जो सेल ऑफिस था वो सूरत टेक्सटाइल मार्केट में था। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे कपड़ा बनाना शुरुआत करते गए और नए नए फैंसी रेंज बनाते गए। फिर इतनी वेराइटी हो गई हम लोगों के पास में, और उसके बाद में हम लोग अभिनंदन टेक्सटाइल मार्केट के अंदर हम लोगों ने सेल ऑफिस चालू किया। तो 2 सेल ऑफिस हमारे थे उस टाइम। फिर धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। बाढ़ के समय में बाढ़ आई सूरत के अंदर, तो सब स्थितियां सारी बदल गई। उसके बाद में हम लोगों ने मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर गए, वहाँ पे बहुत अच्छा कारोबार हम लोगों ने किया। धीरे धीरे बढ़ते गए। तो हम लोग उस जमाने में हम लोग 2004-2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम हम बाढ़ की स्थिति की बात की, उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट फैंसी रेंज बनाना स्टार्ट किया। फिर हम लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क बनाना स्टार्ट किया गारमेंट के अंदर ही। फिर गारमेंट में धीरे धीरे हम लोगों ने दुपट्टे बनाने की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर आज 2014 के बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ कि अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, सारा मार्केट सेटअप चेंज हो गया, क्योंकि ऑनलाइन का डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया था। उसके साथ साथ में हम लोगों ने प्रोडक्ट जो है हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से पहले होलसेलर्स को बेचते थे। फिर हम लोगों ने ऐसा समझा कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग से अपन सीधे रिटेलर्स को बेचे। तो हम लोगों ने इसका ट्रेंड चेंज किया, सेलिंग का सिस्टम का चेंज किया। आज हम लोग कम से कम 20 से 25 हजार रिटेलर्स कस्टमर को हम लोग सप्लाई देते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट पे हम लोग सप्लाई देते हैं, जिसके अंदर हम लोग बहुत वैरायटी बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं। रितेश जी, अभी ये ना बहुत टाइम से अपन देख रहे हैं, पिछले 4-5 सालों में गारमेंट का ट्रेंड है ना बहुत है ना, सब लोग यही कि भाई अब गारमेंट की चलन है। लेकिन आपने 2006 में गारमेंट की शुरुआत की थी, तो उस टाइम क्या चीज की ज्यादा मांग होती थी और उस टाइम आपने कभी सोचा था कि ये व्यापार इतना बड़ा लेवल पे चल जाए गारमेंट? हम लोगों ने शुरुआत में जब गारमेंट की शुरुआत कर रहे थे तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आया था कि फैब्रिक कौन सा बनाना चाहिए, किस टाइप का फैब्रिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलता है। तो थोड़े थोड़े हम लोगों ने साउथ के फैब्रिक बनाए, थोड़े नॉर्थ के फैब्रिक बनाए, वहां जा जाके विजिट किया कि कौन से फैब्रिक कहाँ चलते हैं। तो धीरे धीरे हमें पकड़ आने शुरू हुई। उसके बाद में हम लोग उस फील्ड के अंदर बढ़ते गए। आज हमारे पास में कंप्लीट पूरे इंडिया की रेंज हमारे पास में है। गारमेंट के अंदर हम लोग साउथ के अंदर भी अच्छा कारोबार हमारा, नॉर्थ के अंदर भी अच्छा कारोबार है। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए उसके। रितेश जी, कौन से साल में आप क्योंकि आपके पापा पहले व्यापार देखते थे, जैसे ही आप इस व्यापार में आए तो पहली क्या चीजें आपने नोटिस की कि हाँ इसको पहले चेंज किया जाए? क्योंकि आपने अभी बोला ना कि मैं पूरा डिजिटलाइजेशन और जो कस्टमर का जो हमारा जो काम था पहले कि भाई हम होलसेलर को देते थे, लेकिन अब रिटेलर 25,000 से ज्यादा रिटेलर आज आपके पास में। तो पहले कब से, कौन से साल में ये शुरुआत की अब ये व्यापार को कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, क्यों ऐसे मन में आया? मैं बिजनेस के अंदर 2011 के अंदर आया। धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियों को समझा। 2-3 साल जैसे मैंने बिजनेस का बारीकियों को समझ के मैं ट्रेन हुआ। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि व्यापार का मेथड अब चेंज होने लगा है, और थोड़े यंग भी थे, थोड़ा जोश भी था। तो ट्रैक को हम लोगों ने चेंज करके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर शुरुआत की। तो फिर धीरे धीरे शुरुआत करते करते आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि हम लोग आज रिटेलर्स को मैन्युफैक्चरिंग की रेट पे कपड़ा उपलब्ध करवाने लगे। ऑनलाइन जब व्यापार आपने जैसे बोला कि हम पूरा डिजिटलाइजेशन, जैसे आज मार्केट में कई फर्में ऑनलाइन का काम करती है, कोई अमेजोन पे बेचता, कोई फ्लिपकार्ट पे, ऐसे कई प्लेटफॉर्म पे वहां पे ऑनलाइन बेचते हैं। तो आपने किस प्रकार का है ये सारे प्लेटफॉर्म या अपनी वेबसाइट बना के काम की शुरुआत की, या फिर अलग ही कुछ ट्रेंड था आपका?
नहीं, हम लोगों ने कंप्लीट पूरा अलग मेथड था। बाजार में जो कॉमन चल रहा था वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे इन पे बेचने का चल रहा था। हम लोगों ने हमारे जो रिटेलर्स है हमने उनको सिखाया कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जितने भी मिंत्रा है साइट है उन पे कैसे कपड़ा बेच सकते हैं। हम उन कस्टमर को हमारा सप्लाई देना शुरुआत की है जिससे कस्टमर ऑनलाइन व्यापार कर सके। तो हमारी शुरुआत रही पूरी डिफरेंट ऑनलाइन की और डायरेक्ट कस्टमर को माल मिले और वो ऑनलाइन व्यापार कर सके, वो वाला हम लोगों ने माध्यम शुरू किया। जैसे लोग बताते हैं कि भाई सूरत वैसे तो है ना, अपने कहे तो उधार का पूरा बाजार है ना, कपड़ा जो है पूरा उधार पे बेचा जाता है। लेकिन मैंने सुना कि केसरिया के अंदर और भी बहुत जो भी ऑनलाइन का काम करते हैं वो सारा कैश पे, और वो भी ऐसा है कि कपड़ा ही नहीं है हमारे पास। वो तो सही बात है। हाँ। सर एक्चुअली हमारा ये कैसे संभव हुआ? ये संभव इसलिए हुआ, हमारी जो रेट है वो मैन्युफैक्चरिंग की रेट है। हम लोग मिनिमम से मिनिमम मार्जिन जोड़ के कपड़ा बेचते हैं, क्योंकि ग्राहक जब यहाँ सूरत आता है, सूरत में जो उधार कपड़े बेचने वाले हैं उनसे हमारा रेट टकराता है। वो बोलता है कि सर आपका तो 250 रुपए है और जो उधार देने वाला है 300 रुपए है, तो क्यों ना केस में ही व्यापार कर ले। तो हमें हमारी जो रेट थी वो ऐसी थी जिससे लोगों को केस में भी लिया हुआ उसमें मार्जिन अच्छा मिलता था, इसलिए हमारा केस का काम चलता गया, उसमें केस में हम लोग बढ़ते भी गए जी। तो हमारी रेट जो थी वो एकदम मैन्युफैक्चरिंग रेट थी, इस कारण हम लोग सक्सेसफुल हुए इस काम में। जी रितेश जी, वैसे तो है ना सूरत में कोई भी व्यापारी आता था या सूरत यदि किसी के नाम से जाना जाता था, कोई टेक्सटाइल के नाम से, और टेक्सटाइल में भी यदि सूरत जाना है तो या तो साड़ी लेनी या सूट या दुपट्टा, ये यहाँ तक ही सीमित था। लेकिन आज जैसे आपके पास में इतनी कुछ मेरे हिसाब से 10-15 अलग अलग मेरे हिसाब से वेराइटियां आप लोग रख रहे हैं, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? जी मैं आपको बता देता हूँ, सूरत में कपड़ा व्यापार जो है पिछले 60 साल 70 साल से रनिंग है। धीरे धीरे सूरत भी अपना कल्चर बदल रहा है कपड़े के मामले में। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज, हौजरी की इंडस्ट्रीज आने लग गई। आप देखोगे तो आपको गारमेंट के अंदर इंडस्ट्रीज यहाँ पे, पहले गारमेंट यहाँ पे कुछ नहीं था, बॉम्बे कलकत्ता इस साइड में पूरे गारमेंट थे। कॉटन यहाँ पे कुछ नहीं था, रेपियर जेकार्ड था, वो बनारस बेलगांव मऊ वगैरह यहाँ पे था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सारा जो सेगमेंट है धीरे धीरे सूरत वालों ने अपनाया और यहाँ पे वैरायटी बढ़ती चली गई। तो हम लोगों ने वैसा ही काम किया। पहले हम लोग डाइट का मैन्युफैक्चरिंग था, फिर हम लोग साड़ी में आए, फिर हम लोगों ने कुर्ती बनाना शुरुआत की, फिर हम लोग दुपट्टे, कुर्ती, लेगिंग्स, ब्लाउज, दुपट्टे, हम लोग आगे से आगे नए नए सेक्शन बनाते जा रहे हैं। अभी हम लोग सूट के नए सेक्शन के अंदर आए थे और लेटेस्ट ही हम लोगों ने लहंगा भी शुरुआत किया है। जी ये सब कुछ है ना कैसे मैनेज करते? क्योंकि एक है ना साड़ी की दुकान करते हैं तो उसमें बहुत सी वैरायटी है, लेकिन आज आपके पास में 15 चीजें, 15 की बहुत सी वैरायटी, उसकी परचेजिंग, ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? हम लोगों का काम सारा मैन्युफैक्चरिंग का है और पूरा टीम के बिना काम हो नहीं सकता। हर डिपार्टमेंट को एक ना एक कोई मैन्युफैक्चरिंग लगा हुआ है। हमारा पूरा सोर्सिंग ग्रे से लेके पूरा मील से डाइंग कराने के बाद में सारा प्रोसेस हमारा इन हाउस ही है। तो सारा का सारा जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोगों ने हमारी टीम को डेवलप किया। हर एक सेक्शन के अंदर, जैसे साड़ी के सेक्शन के अंदर हमारे पास में हजारों वैरायटी होती है। साड़ी के अंदर जैसे आप रेपियर जेकार्ड भी होता है, कॉटन भी होता है, सिल्क भी होता है, प्रिंट की साड़ी भी होती है, एम्ब्रॉयडरी साड़ी भी होती है। सबका हम लोगों ने सेक्शन बना रखे हैं और उसको पूरा टीम के साथ में हम लोग मैनेज करते हैं। हमारा सारा स्टॉक मैनेजमेंट हमारा सिस्टम के हाथ में होता है, सिस्टम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हमारा। तो इसलिए इजी रहा हमारे साथ में मैनेजमेंट हमारा इजी रहा। हमारी मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी थी, इसलिए हम लोग आगे से आगे नए सेक्शन जोड़ते गए। जी रितेश जी, है ना ब्रांड बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्रांड को मेंटेन करना बड़ी बात है। तो आप अपनी ब्रांड को कैसे मेंटेन करें? तो कोई भी ब्रांड मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन, पंचुअलिटी ये बहुत जरूरी होती है। तो हम लोगों ने शुरुआत से ही हमारा जो डिसिप्लिन था वो हम लोग मेंटेन करते गए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है उसको किस तरीके से बात करनी है, उससे क्या डीलिंग करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए वो आया है, कौन सी वैरायटी उसको चाहिए। तो हमारे जो लड़के हैं यहाँ पे हमारे दिखाते हैं सेल्स में, वो पूरे एकदम वेल ट्रेंड है। तो इसलिए हमारे पास में पूरा मैनेजमेंट हमारा ओके रहा। और ब्रांड को ब्रांड बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना और उसको समझना और उसको हमेशा के लिए आगे बढ़ाए रखना वो बहुत बड़ी बात है। हमने हमारे ब्रांड पे हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए आज आपके सामने हमारा ब्रांड है। जैसे बिंद्रा जी बोलते हैं ना कि ब्रांड जो है उसका जैसे ग्रोथ है ऊपर जाता है या बराबर लेवल पे चलता है, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। तो आप कैसे उसको बराबर चलता रहे, तो ऐसे हमेशा नया नया कैसे कुछ मेंटेन होता है? ये सब कुछ कैसे संभव? हम लोग इसलिए संभव कर पाते हैं, हम लोग हमारे कस्टमर का
ग्राफ भी देखते हैं। हमारे कस्टमर का ग्राफ अगर बढ़ता हुआ दिखेगा ना, तो हमारा स्वाभाविक है हमारा ब्रांड भी खुद भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग हमेशा कस्टमर का ब्रांड और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हमेशा लगे रहते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ होती है तो स्वाभाविक हमारी ग्रोथ हो जाती है, और उसी के कारण हमारा ब्रांड हमारा मेंटेन है। जी, क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे तमाम ऐसे उद्योगपति आपको देख रहे हैं, कई कपड़ा कारोबारी, कई ऐसे गृहिणी महिलाएं, कई ऐसे लोग जो गांव में कपड़ा बेचते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सूरत में कपड़ा बेच रहे हैं या कई और अपना व्यापार कर रहे हैं, वो उनको क्या कहोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि उनकी भी ब्रांड आज केसरिया के बराबर हो, वो भी आज नहीं तो कल केसरिया जैसे बने? जी जरूर, कोई भी ब्रांड किसी भी ब्रांड के मुकाबले और अच्छी बन सकती है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आपकी समझ और आपकी समझदारी का काम और आपकी मेहनत और आपकी लगन, ये सब आपको ऊपर ले जाती है। हमारे पास में ऐसे ऐसे कस्टमर आए थे जिनकी शुरुआत घर से हुई थी, उन्होंने घर से कपड़ा बेचना शुरुआत किया था, धीरे धीरे उन लोगों ने दुकान पे आए, दुकान से आज उन लोगों ने शोरूम खड़े कर लिए। तो शोरूम भी एक नहीं है, उनके पास कईयों के पास में तो 2-2 3 शोरूम खड़े कर लिए। तो उनकी लगन और परिश्रम के कारण ही सब कुछ संभव है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शुरुआत करता है तो छोटे लक्ष्य से करता है, उसका लक्ष्य छोटा ही होना चाहिए, लेकिन उसका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका पैकेज आप 2 लाख रुपए में, लाख रुपए में, जैसे भी आप दुकान की शुरुआत करना चाहते हो आप करो, लेकिन आपका विजन होना चाहिए कि मेरे को इस मुकाम पे पहुंचना है, तो निश्चित ही आप अपने मुकाम पे जरूर पहुंच पाओगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रितेश जी जैन जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के ओनर हैं। इन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया, एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि आपका लक्ष्य भले छोटा हो लेकिन आपका विजन है ना वो बहुत बड़ा होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।